हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 10th में आप लोगों का चैप्टर जो है चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको नियंत्रण और समन्वय के कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। उसके बाद के जो कॉन्सेप्ट हो गए हैं उसके हम क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। और आगे का हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बचा है, वो हम अगले कुछ सेशंस में कंप्लीट करेंगे। तो हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन आंसर्स को नोट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपका है, कल हमने करा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करा था, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। ऑक्सिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। तो प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन कैसे आपकी हेल्प करता है, मतलब उस पौधे की हेल्प करता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रतान एक संवेदनशील पौधा है किसी शेयर के संपर्क में, यानी किसी सहारे के संपर्क में आते ही, किसी सहारे के संपर्क में आते ही जल और ऑक्सीजन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं, वह तन्य हो जाती हैं और प्रतान मुड़कर आधार से लिपट जाता है। ये कौन सा है? ये वाला। ये जो इस तरीके से आपने लिपटा हुआ सहारे पर देखा होगा पौधे में, ये वही आपका प्रतान, इसी प्रतान की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए, है ना। तो उत्तर क्या है? जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग, एक पौधा लें, उसे गमले में उगाएं, उसकी मिट्टी एक ओर से गीली और एक ओर से सूखी होनी चाहिए। एक पौधा लें, उसे गमले में उगाएं, उसकी मिट्टी एक ओर से गीली और दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसका परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पौधे की जड़ें जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होती हैं। और इस अभिकल्पना से हम क्या पाते हैं कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है। मतलब जड़ें, आप सभी को पता है कि पानी को अवशोषित करने का काम करती हैं। तो जिस तरफ पानी होता है जड़ें उसी तरफ ग्रो करती हैं। सामान्य भाषा में मैंने आपको ये चीज बताई, और इसको हम कहते हैं धनात्मक जलानुवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है ना। प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रासायनिक समन्वय यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में, और वो बेसिकली एक प्रकार के रसायन ही होते हैं। तो वो जो रसायन होते हैं उनका रासायनिक समन्वय हम जंतुओं में कैसे होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में लिखेंगे, जंतुओं में कुछ विशेष ग्रंथियां कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वय करते हैं। जंतुओं में कुछ विशेष ग्रंथियां कुछ हार्मोन स्रावित करती हैं, ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वय करते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है वो आपका एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। द मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, सभी बच्चे साथ साथ इसको लिखते चलेंगे। मैं आपको 1 सेकंड का 2 सेकंड का टाइम भी दे दूंगी आपको कंप्लीट करने के लिए। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा,
तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रित करती है। क्योंकि क्या होता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अपचन को थायराइड जो है वो नियंत्रित करती है। और ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। और इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, जिसे हम गोइटर भी कहते हैं। गोइटर भी कहते हैं। इसमें यहाँ गले में जो आपका ग्लैंड है थायराइड, ये बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत पुराने जमाने में बहुत लोगों को होता था, अब ये थोड़ा सा मतलब इसकी अब बहुत कम होता है लोगों को, क्योंकि अब मार्केट में केवल आयोडीन युक्त नमक ही अवेलेबल है। जो पैकेट बंद नमक जो भी हम खाते हैं, किसी भी प्रकार का सॉल्ट है, आपका टाटा है, पतंजलि है, अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स के सॉल्ट आते हैं, नमक आते हैं, तो सारे के सारे कैसे हैं? प्रोसेस्ड होते हैं और आयोडीन युक्त वो होते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, क्योंकि उससे आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक से काम करता है, और आयोडीन की जरूरत होती है थायराइड ग्लैंड को ढंग से काम करने के लिए। और आयोडीन की कमी यदि हो तो घेंघा रोग हो जाता है। ये सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? प्रश्न है, जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है ना? उत्तर क्या है? एड्रेनालिन जो एक प्रकार का हार्मोन है, एड्रेनालिन के रक्त में स्रावित होने से हृदय जो है वो तीव्रता से धड़कता है। एड्रेनालिन के रक्त में सिक्रीट होने से क्या होता है? हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, हृदय तीव्रता से धड़कता है, हमारी मांसपेशियों की जो काम करने की दर है वो बढ़ जाती है, और रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर भी बढ़ जाता है। ठीक है। एक फिर से और एक इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने, इसको भी सभी बच्चे नोट करेंगे जरूर से। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो मधुमेह रोग के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। आप सभी को पता है बच्चों, सामान्य तौर पर अभी आपने देखा होगा, जब घर में कोई मेहमान आते हैं और आप चाय के लिए उनको पूछते हैं, तो आपकी मम्मा या माँ आपसे बोलती हैं कि पूछ के आ जाओ कि शुगर वाली चाय लेंगे या विदाउट शुगर लेंगे चाय, है ना? ऐसा पूछा जाता है कि चीनी वाली चाय पियेंगे या बिना चीनी वाली चाय पियेंगे। तो ऐसा क्यों पूछा जाता है? जिन व्यक्तियों के शरीर में शुगर लेने पर डायरेक्ट वो क्या होता है, इंसुलिन नहीं सिक्रीट होता, डायरेक्ट शुगर लेने पर वो डायरेक्ट ब्लड में घुल जाता है ना? तो इंसुलिन का सिक्रीशन जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है वो नहीं होता उसके शरीर में, मधुमेह वाले रोगी के शरीर में। तो मधुमेह वाले रोगी के शरीर में कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनको शर्करा के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। उत्तर क्या है इसका? रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर क्या है? रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। ये हार्मोन इसे नियंत्रित करता है तथा ये आग्नेयाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आपका
पैनक्रियाज द्वारा ये स्रावित होता है। मधुमेह के रोगियों में इसका जो सिक्रीशन होता है वो कम होता है। जो शुगर की बीमारी होती है, जो डायबिटीज की बीमारी होती है, जो 2 तरीके की होती है, टाइप 1 टाइप 2 होती है, उसके बारे में आपको मतलब बहुत डीप नहीं, लेकिन हाँ ऐसे सामान्य तौर पर आप जाने कि जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शुगर की बीमारी है, तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में वो हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है थोड़ा सा कम सिक्रीट होता है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और वो डायरेक्ट प्रभाव डालता है। देखिए कोई दवा खाने पर थोड़ी बहुत देर लगती है ब्लड में घुलने में, तो बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे ब्लड शुगर है किसी रोगी को, डायबिटीज है किसी को, तो क्या होता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं खाने के पहले भी। मतलब कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो खाने के पहले भी, लंच अगर करना है तो लंच के पहले भी इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा और ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। भोजन में उन्होंने जो कुछ भी खाया है उससे ब्लड शुगर आपका लेवल जो है अप ना होने पाए, नॉर्मल रहे, तो इसलिए खाने के बाद भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगते हुए मैंने देखा है। तो ये किसी भी इंसुलिन के मतलब किसी भी डायबिटीज के रोगी के लिए ये वर्स्ट सिचुएशन होती है, जब दवाइयों से कंट्रोल ना हो सके, सुबह घूमने से भी कंट्रोल ना हो सके, आपका व्यायाम करने से भी कंट्रोल ना हो पाए, तो लास्ट ऑप्शन होता है कि अभी मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन जो है ना आने पाए उसके लिए काफी मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। पहले तो आपका पेट ठीक होना चाहिए, उपापचय मेटाबॉलिज्म आपको बहुत अच्छे से चलना चाहिए। और सुबह के टाइम कहते हैं कि अगर आप सैर करते हैं सुबह में, तो इंसुलिन जो है थोड़ा सा हमारा बॉडी खुद ही सिक्रीट करता है ना, सुबह की सैर में। तो इसलिए डायबिटीज के रोगियों को सुबह जो है वो टहलने की सलाह दी जाती है और थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करने की भी सलाह दी जाती है। ये अलग बात है कि मधुमेह का रोगी थकता सामान्य रोगी से जल्दी है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे लिखेंगे। रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है, ये हार्मोन इसे नियंत्रित करता है। किसको? रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के लेवल को नियंत्रित करता है तथा ये अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, मतलब ये पैनक्रियाज द्वारा सिक्रीट होता है और मधुमेह के रोगियों को इसका स्राव कम होता है। ये जो आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन है जो अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा सिक्रीट होता है हमारे शरीर में, डायबिटीज के रोगी में इसका सिक्रीशन कम होता है। अतः इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर देता है। इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन क्या कर देता है, ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है, कंट्रोल कर देता है। ठीक है, ये सभी बच्चे इस प्रश्न इम्पोर्टेंट और इसका उत्तर भी लिखेंगे। सभी बच्चे प्रश्न और प्रश्न का उत्तर दोनों लिखेंगे। और आपको पहले भी मैंने बताया है, अभी भी बता रही हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी समस्याओं का निवारण यहाँ पर जरूर ही कर दिया जाएगा। आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 3 हार्मोन आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। इंसुलिन क्या है?
मनुष्यों में पाया जाने वाला शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन है। शुगर कंट्रोल वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है आपका? थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड से निकलता है ये, और ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है, हमारी शरीर की उपापचय को दुरुस्त रखता है। ठीक है, ये क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है आपका? मेल हार्मोन है। और चौथे प्रकार का आपको दिया गया है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है? ये आपका प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है आपका? प्लांट हार्मोन है। तो पहले ही लिखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इज इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी इज थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी इज एंड्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी इज साइटोकाइनिन। फिर आंसर लिखेंगे। साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये प्लांट हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन लिखेंगे आंसर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्रुमिका, ऑप्शन नंबर बी है सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी है एक्सॉन, और ऑप्शन नंबर डी है आवेग। तो ये हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी हमने यही प्रश्न किया था, वही आपका बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में सामने आया है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ये जो है ये आपका सही आंसर है। उत्तर संख्या बी जो है वो आपका सही आंसर है। तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। तो आप क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। सभी प्रश्नों को सभी बच्चे नोट करेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को सभी बच्चों को नोट करना है और उत्तर भी उसका लिखना है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से बात करनी है, पूछना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मस्तिष्क उत्तरदायी है ना? हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है आपका ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। है ना? तो प्रश्न क्या है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। अब देखो, सोचते हैं हम तो कहाँ से सोचते हैं? आप सभी को पता है, हम क्लियर कहते भी हैं, दिमाग से सोचा जाता है। दिमाग जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, हृदय स्पंदन के लिए। अब ऐसे तो बोल सकते हैं कि हार्ट खुद ही धड़कता रहता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक डायरेक्शन देने का काम जो है, हमारे शरीर में कोई भी प्रक्रिया हो रही है तो उसको निर्देशित करने का काम, उसको डायरेक्शन देने का काम हमारा मस्तिष्क ही करता है। तो इसलिए मस्तिष्क जो है वो हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी कि शरीर में किस तरीके से बैलेंस बना रहेगा, उसकी सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, सारी लाइफ प्रोसेसेस होती रहेंगी। तो इसलिए शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी है। चौथा है आपका उपरोक्त सभी। है ना? तो मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और उपरोक्त सभी कामों के लिए मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों।
हमारे शरीर में ग्राही, ग्राही मतलब रिसेप्टर, मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बारे में। तो ये क्या है? ग्राही। हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ग्राही क्या है? रिसेप्टर्स है। अगर कान में जो रिसेप्टर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर आपकी आंखों में जो रिसेप्टर्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी। आपकी त्वचा के रिसेप्टर्स अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे तो आपको किसी भी टच का अनुभव नहीं होगा। और यदि आपके स्वाद ग्रंथियों में रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी टेस्ट बड्स काम नहीं कर रही हैं, तो आप किसी भी चीज के स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपका रिसेप्टर्स हैं। ग्राही जो है कहाँ पर होते हैं? ग्राही संवेदनशील अंगों में होती है। ग्राही यानी कि रिसेप्टर्स कहाँ पे होती है? संवेदनशील अंगों में होती है। ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं, ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं और इनके द्वारा पर्यावरण से स्वयं संतुलित करते हैं। यदि ये उचित तरीके से कार्य ना करें, यदि ये उचित तरीके से कार्य ना करें तो क्या होगा? मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा और व्यक्ति क्या है? वो असुरक्षित हो जाएगा। अब इसको ये क्वेश्चन के आंसर के रूप में ऐसे लिखाया गया है, लेकिन ऐसे समझने के लिए जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है। विचार कीजिए जहां ग्राही उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं वहां मनुष्य जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो ग्राही जो है बच्चों, ग्राही संवेदनशील अंगों में पाए जाते हैं। हमारे संवेदनशील अंग यानी सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है, बहुत छोटे थे तब से हमें ये पढ़ाया गया कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारा कान, हमारी त्वचा और हमारी टंग यानी कि हमारी जीहवा, यहाँ सब पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं। या हम ये कह सकते हैं वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसको हमारे शरीर के अंदर घुसाने का रास्ता, हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का तरीका या दरवाजा कौन सा है? हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को रिसीव करते हैं, उसको ग्रहण करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, और उसके बाद फिर हमारा शरीर, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो क्या करता है? वो रिस्पॉन्ड करता है उस परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में वो सूचना रिसीव ही नहीं होगी तो वो हमारा मस्तिष्क रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, या अगर देर से रिसीव होती है तो देर से रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो अनुक्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कि आपकी त्वचा के रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो आप गर्म भगोने को पकड़ लेंगे, है ना, लेकिन आप जल भी जाएंगे, लेकिन आपके माइंड को ये चीज डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि हाथ को हटाना है। तो जब तक हो सकता है लेट डायरेक्शन मिले, तो जब तक मिलेगा तब तक हाथ जल चुका होगा, है ना। और ऐसे क्या होता है, हमारी त्वचा के रिसेप्टर सही तरीके से यदि काम कर रहे हैं तो जैसे ही टच होगा तुरंत क्या हो जाएगा? हमारा हाथ पीछे को चला जाएगा। तो ये क्या है? ये रिसेप्टर्स का काम है ना। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों,
एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। डायग्राम सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने आपको बनवाया था, है ना। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। कुछ इस तरीके का होता है, आपको बहुत विस्तार में बता चुके हैं हम, बातचीत हो चुकी है ना। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और ये 3 हिस्सों में बटी होती है। द्रुमिका, कोशिकाएं और एक्सोन, है ना। नाम क्या है? द्रुमिका, कोशिकाएं यानी कि सेल बॉडी, और एक्सोन यानी डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन, है ना। तो हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका ग्राही अंगों से उद्दीपन प्राप्त कर सूचना को मेरुरज्जु तक ले जाती है और वाहक मस्तिष्क से सूचना क्या करता है? मस्तिष्क से सूचना अंगों तक पहुंचाती है ना। आपको मैंने रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि क्या होता है। हम जैसे तंत्रिका तंत्र है तो हमारे शरीर में क्या होगा? सबसे पहले रिसेप्टर्स के द्वारा, ग्राही के द्वारा परिस्थिति वाली सूचना रिसीव की जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो ब्रेन तक पहुंचाई जाएगी, फिर ब्रेन डायरेक्शन देगा, है ना। उसके बाद इफेक्टर्स के द्वारा प्रतिक्रिया होगी। तो ये क्या है? ये एक चैनल है जिस माध्यम से, और उसके बाद जब प्रतिक्रिया होगी तब हमें वो रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन कैसे होगा ये आपको पता चलता है इससे। प्रश्न है नेक्स्ट, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रश्न है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है ना। उत्तर लिखेंगे, जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है। जड़ जो है वो प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है और तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर इसे प्रकाशावर्तन कहते हैं। जड़ जो है वो प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है, मतलब जड़ जो है जिधर की तरफ रोशनी होती है, जड़ जमीन में नीचे की तरफ ग्रो करती है, तो वो प्रकाश के विपरीत ग्रो करती है। और तना जो है वो सनलाइट की तरफ यानी हवा में ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो वो प्रकाश की तरफ ग्रो करता है। तो प्रकाश के प्रति अनुवर्तन होता है किसमें? तने में। पादप में ऑक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, इसका ऐसे लिखते हैं इसको, ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है और ये सूर्य के प्रकाश में तने का जो सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेर में भाग में आ जाता है और वहां की कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और जड़ें क्या करती हैं? ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाती हैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे? केवल नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक दो प्रश्न और करेंगे। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? मेरुरज्जु आघात क्या हो गया आपका? अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू होता है, स्पाइनल कॉर्ड में वर्किंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या समस्याएं होंगी? तो उत्तर में लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी, इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक से संचारित नहीं होंगी। मेरुरज्जु मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है अलग अलग पॉइंट्स पे आपका कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे जो
सूचनाएं परिस्थितियों को देख करके रिसीव होती हैं और उसके बाद एक्शन और रिएक्शन की प्रक्रिया जो है ना वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। एक ही और प्रश्न देखेंगे, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, क्योंकि मनुष्यों का रासायनिक समन्वय हमने पढ़ लिया, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। उत्तर में देखेंगे, पादप कोशिकाएं हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जंतु कोशिकाएं भी हार्मोन, लेकिन जंतु जो है वो कोशिकाएं नहीं, जंतुओं में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियां हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ये हार्मोन वृद्धि, विकास और विभाजन को नियंत्रित करते हैं और ये हार्मोन ही पौधों में रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, ये मैंने आपको प्रश्न कराया था। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, इसमें एक चीज का ही फर्क है, पादप कोशिकाएं हार्मोन सिक्रीट करती हैं और जंतु कोशिकाएं हार्मोन्स नहीं सिक्रीट करती। जंतु कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, लेकिन हार्मोन सिक्रीशन का काम जंतुओं में किसकी जिम्मेदारी है, ग्लैंड्स की। अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो आज की क्लास में, ये क्लास 10th का आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो सभी बच्चों ने किए, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको करवाए गए। आई होप कि सभी बच्चों ने उसको नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, और परीक्षा के दृष्टि से ये सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी आपको कराया जाता है तो उसको अच्छे से नोट करेंगे, ध्यान से मन लगा करके तैयारी करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।